नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही सीटों को जीतने का आकलन जारी है। क्या सट्टेबाज, क्या ज्योतिष, क्या भविष्यवक्ता, क्या आम आदमी और क्या राजनेता, सभी अपने अपने आकलन में लगे हुए हैं कि किसकी कितने सीटें आ रही हैं, किसकी सरकार बन रही है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। गली मोहल्लों से लेकर चौक चौराहों तक बस यही चर्चा है। बात राजनीति की करें तो जाहिर है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में उनकी सरकार बन रही है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक बार फिर दावा किया है कि कांग्रेस की लहर चल रही है। कांग्रेस 114 नहीं बल्कि 174 सीटों पर जीतकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा ने सर्वे कराया था, उसमें भी कांग्रेस की सरकार बनने की बात सामने आई थी। इसके अलावा पीसी शर्मा ने ईवीएम में धांधली को लेकर कहा कि बीजेपी की सरकार है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब कांग्रेस के दावों और आरोपों पर भाजपा का कहना है कि ये लोग 3 तारीख तक जो भी खुशफहमियां पालनी है पाल ले, उनका अधिकार है, वो स्वतंत्र है। लेकिन प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। अब दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं, सत्ता के लिए हुंकार है और वार पलटवार भी। लेकिन यह तो 3 दिसंबर को ही तय होगा कि सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए जनता ने अपना बहुमत किसे दिया है। सीटों को लेकर जीत के दावों की इसी सियासत पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले बयान सुन लेते हैं। मेरा आकलन तो हमेशा से एक ही रहा है, 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीटें आएगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी मैंने एक आध वीडियो आज सुबह देखा जो 175 बता रहा है, और ये मान के चलिए एक किसी चैनल ने सर्वे करके बताया है कांग्रेस की लहर है। पूजा के लिए दो लोग कमल के फूल बेच रहे थे, और जैसे ही मुझे देखा कमल फूल, लेकिन बटन पंजे की दबेगी, वोट कांग्रेस को देना है। मैं सोचता हूँ ये उसका एक उदाहरण है जो देखते ही वो कर रहा है। तो ये एक लहर है, चारों तरफ कहीं भी देख लें आप। देखिए, 3 तारीख तक ये खुशफहमियां पालने के लिए बाबा साहब के लोकतंत्र ने कांग्रेस को स्वतंत्रता दी है। बाकी वे खुद जानते हैं डबल इंजन की सरकारों के विकास कार्य और भाजपा की संगठनात्मक क्षमता के आगे कांग्रेस विफल हो गई है और प्रचंड विजय भारतीय जनता पार्टी हासिल करने वाली है। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनेगी, तो कांग्रेस कह रही है इस बार हम 174 पार होंगे। चलिए ऐसे खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आपसे तारुफ कराया था। हमारे साथ हैं सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से आशीष तिवारी जी और कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। राम पांडे जी, ठीक है, 120 125 मुझे लगता है शायद ये आंकड़े थोड़े ऐसे थे कि जनता इससे थोड़ी सी अपने आप को जोड़ सकती है, लेकिन 174 पार, 230 में से 174 पार, मुझे लगता है शायद ये कुछ ज्यादा ही बड़ा आंकड़ा नहीं हो गया। नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि इनके कर्म तो ऐसे हैं कि एक सीट भी नहीं मिलना चाहिए इनको। कांड तो इन्होंने इतने बड़े बड़े किए हैं, इनको तो 0 मिलनी चाहिए। यदि 50 सीट भी मिल रहे हैं तो ये प्रदेश का दुर्भाग्य है, इनको तो 0 पर आना चाहिए। और कहाँ सीट मिल रही है इनको? आप श्योपुर से चलिए, श्योपुर ये हार रहे हैं, विजयपुर हार रहे हैं। मुरैना में चलिए आप, सबलगढ़ हार रहे हैं, जौरा हार रहे हैं, सुमावली हार रहे हैं, मुरैना हार रहे हैं, दिमनी हार रहे हैं, ये अंबा हार रहे हैं। कहाँ नहीं हार रहे हैं? दतिया में देखिए, दतिया, सेवड़ा, भांडेर तीनों हार रहे हैं। भिंड में देख लीजिए आप, भिंड हार रहे हैं, लहार हार रहे हैं, मेहगांव हार रहे हैं, गौद हार रहे हैं, अटेर हार रहे हैं। ग्वालियर आ जाओ, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण, ग्वालियर ग्रामीण, भितरवार, डबरा, सब तो हार रहे हैं। शिवपुरी में शिवपुरी हार रहे हैं, पौरी हार रहे हैं, कोलारस हार रहे हैं, पिछोर हार रहे हैं, करेरा हार रहे हैं। जीत कहाँ रहे? अशोकनगर में चले जाइए, चंदेरी हार रहे हैं, मुगावली हार रहे हैं, अशोकनगर में। गुना में चले जाइए आप, चाचौड़ा हार रहे हैं, राजगढ़, राघोगढ़। जीत कहाँ रहे हैं? तो जनता तो इनको रिजल्ट के पहले ही आपने सर्वे करा लिया, कहां से बीजेपी हारी है, कहां से कांग्रेस जीत रही है। अरे इतने कर्म खराब हैं। उसके बाद ग्वालियर की हर सीट पर सिंधिया इनको हरा रहे हैं, और हर सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर सिंधिया समर्थकों को हरा रहे हैं। इमरती देवी को नरोत्तम मिश्रा हरा रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा को इमरती देवी हरा रहे हैं, प्रद्युम्न तोमर को जयवंत सिंह पवैया हरा रहे हैं। जनता तो हरा ही रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। लहार पर रसाल सिंह इनके विधायक हरा रहे हैं उसको, बीजेपी के प्रत्याशी को। मुरैना में चले जाइए तो रुस्तम सिंह के मंत्री राकेश गुर्जर बीजेपी को हरा रहे हैं।
सब जगह तो इनको हराने के लिए बैठे हैं, भाजपाई भी इनको हराना चाह रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता भी इनको हरा चाह रहा है। वही क्या उनका अधिकार नहीं है टिकट लेने का? उनको दरी बेला बिछाने लायक छोड़ दिया। नरेंद्र सिंह तोमर की क्या जरूरत थी? 100 करोड़ के वीडियो आ रहे हैं और आप उनको टिकट भी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री पद का भी दावेदार उनको घोषित कर रहे हैं। भाई जो आदमी इतना भ्रष्ट है वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? तो किसी कार्यकर्ता को वोट देना चाहिए था। तो जनता तो नाराज है ही, बीजेपी का भी कार्यकर्ता नाराज है। और सिंधिया जी को प्रभात झा कहते थे महाभ्रष्ट है ये, अब वो सिंधिया स्टार प्रचारक बना दिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तो नाराज हैं इनसे। तो ये ग्वालियर चंबल में तो इनका 0 लग रहा है। तो 174 उन्होंने कोई ज्यादा नहीं बोली है, ज्यादा जीत उनसे भी ज्यादा सीट पर जीते। ठीक है आशीष तिवारी जी, 174 ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी राम पांडे जी ने बताया कि आप कहाँ कहाँ हार रहे हैं और बहुत सारी सीटें बताइए। आप ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी के लोग ही बीजेपी को हरा रहे हैं, लेकिन 174 सीटें और कह रहे हैं कि आपको 50 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, कांग्रेस के नेता वर्तमान में कल्पनाओं में जी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है उन्हें कल्पनाओं में रहना भी चाहिए, क्योंकि 3 तारीख तक तो कम से कम कल्पना करने का अधिकार बनता है उनका। 3 तारीख को परिणाम आएंगे, मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी कांग्रेस के पांडे जी ने बहुत सारी सीटें गिना दी, गिना सकते हैं, गिनाने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आज मध्य प्रदेश के अंदर जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग प्रतिशत को देखिए आप। जब हम 2018 का चुनाव लड़े थे और हम अंक गणित में पिछड़ गए थे, परंतु उस समय भी बहुमत हमें ज्यादा मिला था। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट प्रतिशत था वो अधिक मिला था कांग्रेस की तुलना में। और 2018 के चुनाव में हम लगभग 2% मतदान भी कम हुआ था और हम बहुत सी सीटों पे हार गए थे, 500 से लेके 1500 में। परंतु आज परिस्थितियां दूसरी हैं। आज जब 2023 के इस चुनाव में पहुंचे हैं जनता के बीच में, तब आप देखेंगे कि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर वोट प्रतिशत बढ़ा, वोट प्रतिशत में भी महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा, वोट प्रतिशत में भी युवाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा। तो ये सब जो संकेत हैं, ये शुभ संकेत हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और कांग्रेस के पास में केवल आरोप लगाने के अलावा, चिल्लाने के अलावा कोई दूसरा काम बचा ही नहीं है आज की परिस्थितियों में। आज कांग्रेस के नेताओं के अंदर का घमासान तो साफ दिखा है। संपूर्ण चुनाव के समय टिकट वितरण हुआ आपके यहाँ, आशीष जी आपको मेरी बात सुनाई दे रही है कि जिसको लेकर ये समझ में आता है कि लगातार विवादों की स्थिति रही कांग्रेस के अंदर। तो जब विवादों से ग्रसित रही है कांग्रेस, तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का अंतिम क्षण चल रहा है। और अंतिम क्षण में यदि ये लोग कल्पना करते हैं तो करने का इनका अधिकार है। इन्हें 3 तारीख तक कल्पनाओं में जीने दिया जाए। और मुझे ऐसा लगता है 3 तारीख के बाद में जब चुनाव का परिणाम आएगा, और मैं भी पांडे जी के सामने 3 तारीख के बाद फिर किसी न किसी चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से रहूंगा, तो उस समय निश्चित तौर पे पांडे जी को नमस्कार जरूर बोलूंगा कि पांडे जी आपने क्या आंकड़े गिनाए थे और कौन कौन सीटें जीते हैं। ठीक है राम पांडे जी, 2018 की बात कर लें तो तकरीबन 2003 से लेके बीजेपी की सरकार कंटिन्यू रही, तो उसकी एक एंटी इनकम्बेंसी थी और उसके बाद एट्रोसिटी एक्ट को लेकर भी हमने देखा बहुत सारे वहां पर विरोध देखने को मिले थे। उसके बाद किसानों का गुस्सा भी देखने को मिला था और जो लगातार 2003 से सरकार थी बीजेपी की उसका एक विरोध भी था। लेकिन उसके बाद आप लोग की सरकार बनी, कम से कम 1.5 साल रही वहां पर, तो जनता ने इस बीच में आपकी सरकार का कार्यकाल भी देखा 1.5 साल। उसके बाद फिर उठापटक हुई, आप लोग की सरकार गिर गई, बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई। अभी 2018 से अगर स्थिति कंपेयर करें, 2018 में जो स्थिति थी उस स्थिति में भी बीजेपी को वोटिंग प्रतिशत में अगर उसको कहें 0.50% ज्यादा मिले थे। अभी देखें, वो आपको लगता है कि वो स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है? तो वो इस स्थिति में बीजेपी को कम है, क्योंकि वो स्थिति अब नहीं दिखाई देती है। एट्रोसिटी एक्ट का जो गुस्सा था वो अभी नहीं दिखाई देता, किसानों का जो गुस्सा था अभी वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देता। आप लोग भले लगातार आरोप लगाते रहते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देता। तो 2018 से जो अभी जो स्थिति 2023, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा खराब हो गई है? तो आप लोग के पास इतनी सीटें चली जाएंगी जहां पर 174 तक पहुंच जाएंगे आप लोग? नहीं, जो बड़ा मुद्दा है तो इस चुनाव में है, मतलब वो मुद्दा ऐसा है कि वो सब पर भारी पड़ रहा है। मतलब इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, संविधान की हत्या की है, लोगों के वोट को बेचा है, जनता का अपमान किया है।
विधायकों को पकड़कर बेंगलोर में बंद किया है, वहां उनको 35 करोड़ 50 करोड़ 80 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो एक महीने वहां विधायक बंद रहते हैं, बीजेपी के लोग वहां से उनका इस्तीफा लेकर आते हैं, वो सीधा इस्तीफा अपना राज्यपाल को नहीं देते हैं, विधानसभा अध्यक्ष को नहीं देते हैं। एक महीना हमारे देश में लॉकडाउन लेट हो जाता है, लाखों लोग मर जाते हैं, देश तबाह हो जाता है। तो ये मुद्दा तो प्रदेश ही नहीं पूरे देश और दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है। और कर्नाटक में भी इन्होंने इसी तरह से किया था। पंडित जी, लेकिन कर्नाटक में ठीक है, इसी में एक चीज जोड़ रहा हूं। आपने कहा ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके बाद क्या हालत है, फिर उपचुनाव तो हुए थे ना, लेकिन उपचुनाव में तो भारी क्या हालत, जो सीटें वो बीजेपी के पक्ष में चले गई। जनता ने तो बीजेपी को चुन लिया था, तभी तो बीजेपी की सरकार कंटिन्यू कर रही है। नहीं, कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ था। मैं आपको बताता हूं, हमारे 28 नेता इन्होंने ले लिए थे। उसके बाद जो हमारे कार्यकर्ता थे वो 28 मंत्री और विधायकों के विरोध में चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के पैसे के विरोध में चुनाव लड़े थे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के विरोध में चुनाव लड़े थे, पुलिस प्रशासन के विरोध में चुनाव लड़े थे। और उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने कई मंत्रियों को हराया, हमारे कार्यकर्ताओं ने इमरती देवी जैसी मंत्री को हराया, हमारे कार्यकर्ताओं ने गिरिराज दंडोटिया जैसे मंत्री को हराया, हमारे कार्यकर्ताओं ने रघुराज कंसाना जैसों को हराया। ग्वालियर चंबल में ही 7-8 सीटें हमने जीती थी। तो हमारे कार्यकर्ता राम पंडित जी, अगर आप ही लोग ने सारी सीटें जीती थी तो बीजेपी की सरकार फिर क्यों बच गई? बीजेपी की सरकार क्यों कंटिन्यू कर रही थी उसके बाद? भाई बहुमत एक होता है ना, बहुमत का आंकड़ा है। अगर आपके पास बहुमत है तो आपकी सरकार बनेगी, अगर बीजेपी के पास बहुमत है तो बीजेपी की सरकार बनेगी। अब आप उसमें कितना भी ये लगा लें कि भैया मानसिक रूप से हम जीते थे, कैसे काम चलेगा? आंकड़ों पर सरकार बनती है। आंकड़े बीजेपी के पास ज्यादा थे, उपचुनाव में जो ज्यादा भी सीटें बीजेपी जीती, बीजेपी की सरकार ने कंटिन्यू किया। अभी भी आंकड़े 116 है, 116 जिसके हिस्से में आएंगे उनकी सरकार बनेगी। देखिए, आंकड़े तो देश की बात करें तो 37% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और 63% वोट विपक्ष को मिले थे। नहीं, मैं सरकार बनाने के आंकड़े की बात कर रहा हूं। देखो, फिर वही कह रहा हूं, आप कितने भी बोल लीजिए कि 37% सरकार बनाने के लिए जो आंकड़े चाहिए वो आंकड़े जिस पार्टी के पास है उसकी सरकार बनेगी। 63% वोट जिसको मिले थे उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए ना। विपक्ष को 63% वोट मिले थे, 37% वोट पाकर तो प्रधानमंत्री सरकार कैसे क्यों नहीं बन बनाई भाई? आपने सरकार बना लेते आप लोग, किसने रोका था आपको? 63% की चाहिए ना। मैं फिर आपसे वही कह रहा हूं, अब आप ये कह लें भाई, देखो जिस पार्टी के पास बहुमत है वो सरकार बनाएगा। अब आप ये कह लें कि भैया उसको 37 मिले, हमें 67 मिले। अब भैया आप लोग सब मिलकर लड़ लेते, आप लोग के हिस्से में वो सीटें आ जाती, आप लोग की सरकार बन जाती। लेकिन बहुमत तो बीजेपी के पास चले गया, बीजेपी की सरकार बन गई। मैं फिर वही कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी यही होगा ना। आप कितना भी कह लीजिए, क्या कुछ है, जिसके पास बहुमत उसकी सरकार। जी, मैं आपका कहने का मतलब समझ गया कि हर साल 28 से लेकर 30-50 जो विधायक हैं वो एक दूसरी पार्टी में जाएं और हर साल चुनाव होना चाहिए। अभी 2023 में चुनाव है, 2024 में विधायक उधर जाए, फिर चुनाव हुए, फिर 25 में होना चाहिए, फिर 26 में होना चाहिए। पांडे जी, ये तो वो पार्टी तय करे कि ऐसे नेताओं को अपने पास क्यों रखा है जो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं जीतने के बाद। ये तो पार्टी की जिम्मेदारी है ना। ये मैं थोड़ी चाहूंगा भाई ऐसे नेताओं के, ऐसे लोग को आप अपनी पार्टी में क्यों रखते हैं जो जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाएं? आप मुझे बता दीजिए उनका कौन सा टेस्ट किया जाए, वो टेस्ट कर लेंगे। किस पार्टी के नहीं जाते हैं? स्वाभाविक जाना एक अलग बात होती है। चैनल के संपादक भी स्वाभाविक रूप से एक दूसरे चैनल में जाते हैं। बात होती है डकैती की, बात होती है चोरी की, बात होती है बेंगलोर में बंद करने की, बात होती है कोरोना काल में एक महीने। ठीक है, आपने बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया, लेकिन क्या इस बार भी आपको ऐसा कुछ डर लग रहा है? फिर तक यही सवाल मैं आशीष जी से पूछूं, इस बार आपको ऐसा डर लग रहा है कि ऐसा कुछ फिर से ऑपरेशन लोटस चला सकती बीजेपी अगर कुछ सीटें कम ज्यादा हो गई तो? डकैत है, डकैतों का क्या भरोसा? सावधानी तो रखनी पड़ेगी, ताला तो लगा के रखना पड़ेगा, चोरों का भरोसा थोड़ी है। आशीष जी, बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है आपके ऊपर जी। जब मैं कह रहा हूं आशीष जी, बड़ा गंभीर आरोप है आपके ऊपर लग रहा है, जवाब आपसे। देखिए, पांडे जी की मैंने बातों को बहुत गंभीरता से सुना आज, और मैं उनकी आक्रोश को भी बहुत तेजी से सुन रहा था कि आक्रोश में बोल रहे थे, पर बोल क्या रहे थे ये शायद उन्हें पता नहीं है, और जनता उनकी बात को सुन रही थी। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय पांडे जी कि कम से कम आप आरोप लगाने के पहले आरोप को प्रमाणित करने का भी भार आपके ऊपर है। दूसरी बात, मैं आपसे यह भी आग्रह करता हूं कि वो सरकार आपकी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराई, वह सरकार आपके कुकर्मों ने गिराई, कांग्रेस पार्टी के। यदि कांग्रेस के
विधायक, मंत्री, सांसद अच्छे से काम कर रहे होते, कमलनाथ जी की सरकार अच्छी चल रही होती, तो वो छोड़कर नहीं जाते, ये बात तय है। और यदि वो छोड़कर गए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपके अंदर कमी रही होगी, तब तो उन्होंने आपको छोड़ा। एक बात। दूसरी बात, मैं आपसे ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि बार बार ये आरोप लगाना बंद करिए कि आपकी सरकार गिराई। सरकार गिराई नहीं जाती, सरकार खुद गिर जाती है। वो कब गिरती है? जब सरकार में रहने वाले लोगों की सुनी नहीं जाती है। आपकी पार्टी की जब सरकार थी तो कांग्रेस के नेता परेशान थे, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। ये परेशानियां थी, विधायक बेचारे परेशान होते थे। और एक बात महत्वपूर्ण है, आप जिन मुद्दों को लेकर जनता से जीत कर आए थे, आप उन्हीं मुद्दों पर काम नहीं कर पाए। ये कांग्रेस की परिस्थितियां थी, यही कारण है कि कांग्रेस की सरकार गिरी। और जब से लेके अब तक आप लगातार केवल एक बात बोलते हैं, गिरा दी गिरा दी। गिरा नहीं दी, गिर गई। और आपने ही, आपके ही कार्यकर्ताओं ने वो सरकार गिराई। अगर आपके कार्यकर्ता वहीं रहते तो शायद सरकार चलती, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हम तो स्वीकार कर चुके थे कि हमें विपक्ष में बैठने के लिए जनता ने आदेश दिया है, और हम सासम्मान विपक्ष में बैठे थे, क्योंकि जनता के आदेश को मानना हमारा धर्म है और लोकतंत्र में तो व्यवस्था है। और मैं तो एक बात और भी कहता हूं कि 15 महीने आप थे, तो 15 महीने का आपको इस चुनाव के दौरान जनता के बीच में बात रखनी चाहिए थी, हमने क्या क्या किया। आप 15 महीने में काम ही नहीं कर पाए। 15 महीने आपको मिला, 15 महीने कोरोना का समय था, लास्ट में हमें भी 15 से 20 महीने मिले, पर हमने लगातार काम किया अंतिम के 15 आशीष जी, लेकिन 3.5 साल आप लोग को मिले हैं। फायदा मिला आज ठीक है हमें, आशीष जी, चुनाव जीत रहे हैं। आशीष जी, लेकिन उसके बाद 3.5 साल आपको मिले, उसके पहले 2003 से लेकर 2018 तक आपकी सरकार रही है। वो कौन कौन से आपको लगता है प्रमुख मुद्दे जिसकी वजह से जनता फिर से आपको चुन सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनने का मुझे ऐसा लगता है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल। आज सड़कें बनी हैं, मध्य प्रदेश में सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ। फिर सड़क, पानी और बिजली, ये 3 ऐसी आवश्यकताएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है इन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस था। इसके बाद स्वास्थ्य, फिर हमारा आयुष्मान कार्ड योजना का भी हमें बहुत बड़ा एक लाभ मिला है, क्योंकि लोगों को मुफ्त में इलाज मिलना, और उन गरीब लोगों को जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाते थे, आज वो सुविधाजनक तरीके से करा पा रहे हैं आयुष्मान कार्ड ठीक के है, तो माध्यम आप लोग से। की तरफ से क्या आंकड़ा, आप क्या आंकड़ा लगा रहे हैं आशीष जी? कांग्रेस के नेता तो कह रहे 174 पार। ठीक है आशीष जी, मध्य प्रदेश की परिस्थितियों को भी देखना पड़ेगा। आपकी तरफ से क्या कुछ आंकड़े लगाए जा रहे हैं? कितनी सीटें आने वाली है आप लोग की? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर हम 150 सीटों से अधिक सीटों पर जीतने वाले हैं। ठीक है 150, ठीक है 150, लेकिन कांग्रेस ने आपसे ज्यादा दावा किया। ठीक है, 150 से अधिक सीटें हमें मिलेंगी। ठीक है राम पांडे जी, देखिए भले दावे में कम से कम बीजेपी तो आपसे पीछे है, क्योंकि आपके जो नेता पीसी शर्मा 174 पार का दावा कर रहे हैं और बीजेपी यहां पर 150 की बात कर रही है। लेकिन राम पांडे जी, गारंटी आप लोग ने भी दी है, और आप लोग की गारंटी के ऊपर वहां पर बीजेपी की तरफ से मोदी की गारंटी सामने आ गई। आपको लगता है कि आप लोग की गारंटी जनता ने सुनी होगी, 17 नवंबर को वोट डाला होगा, और 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे उसमें 174 पार हो जाएंगे? अगर 174 नहीं भी होते हैं तो कम से कम कितने आएंगे, जरा ये भी बता दीजिएगा आप। देखिए, मोदी की गारंटी का मतलब है कि मोदी भी मानते हैं कि शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सब लोग भ्रष्ट हैं। यदि ये भ्रष्ट नहीं होते तो फिर गारंटी इनकी होती ना। ठीक है, मोदी स्वयं गारंटी दे रहे हैं, मोदी मान के चल रहे हैं कि ये लोग सारे के सारे भ्रष्ट हैं, और ये कह रहे हैं हमने काम किया, सड़क बनाई। कैग की रिपोर्ट है कि 18 करोड़ की सड़क के इन्होंने 250 करोड़ बांटे हैं। बताइए, 200 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर में ये ज्यादा कमा रहे हैं। भाई ये कह रहे हैं स्वास्थ्य में लोग, एम्बुलेंस मिलती नहीं है, खटिया पर डालकर लोग ले जा रहे हैं। और पटवारी की वो हत्या कर दी जाती है, उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है। कतानी आईपीएस, डीएसपी और तहसीलदार, एसडीएम कितनों पर ट्रक और डंपर चढ़ा दिए गए इनकी सरकार में। महंगाई, बेरोजगारी की तो बात ही नहीं कर। और सबसे बड़ी बात, आप कहीं भी चले जाइए, बीजेपी का कार्यकर्ता एक ही बात कह रहा है कि हमने आखिरी में 2-3 महीने में पैसे बांटे हैं, इसलिए हम शायद जीत जाए। अब ये अभी जो बातें कर रहे हैं, ये पब्लिक में एक भी बात नहीं है। पब्लिक में केवल यही बात कर रहे हैं कि हमने पैसा बांटकर वोट खरीदा है, इसलिए शायद हम जीत जाए। और यहां ये ज्ञान बांट रहे हैं कि ये किया, वो किया धरा तो कुछ नहीं है, सारा बेड़ा गर्क किया है। ये केवल एक चीज के भरोसे है, इन्होंने आखिरी के 2-3 महीने में पैसा बांटकर
वोट खरीदने की कोशिश की है, केवल उस भरोसे बैठे हुए ठीक है, हैं। गंभीर लेकिन आरोप है, समय कम है, 1 मिनट का बस बचा है, मैं जवाब लेता हूं। आशीष तिवारी जी, आखिरी में आप लोग ने पैसे बांटे, ये भी गंभीर आरोप लग रहा है आपके ऊपर। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर लगातार योजनाएं बनाई गई, सरकार व्यवस्थित तरीके से चलाई गई। हमारी हर एक योजना का लाभ सीधे जनता को मिले, ये हमारा लक्ष्य था। और आप देखेंगे कि तीर्थ दर्शन योजना देखें, कन्या विवाह योजना देखें, इन योजनाओं का सीधे जनता को लाभ मिला, गरीब परिवारों को लाभ मिला। जो माँ बाप कभी तीर्थ यात्रा नहीं जा पाते थे, उन्हें जाने का मौका मिला। इनकी सरकार आई थी, इन्होंने बंद कर दी थी ये सभी योजनाएं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी, इनके 15 महीने के दौरान लोगों ने समझी और उसी का विश्वास था कि हमारी सरकार बनी। फिर लगातार नहीं, लेकिन कोरोना राम के पंडित जी समय कह रहे हैं कि आप लोग ने आखिरी महीने में पैसे बांट दिए, आपने लाडली बहना के नाम पर आपने 1200 रुपए दे दिए, फिर आपने गैस सिलेंडर को भी सस्ता करने की बात कर दी, 450 रुपए। परिवर्तन तो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, हालांकि समय कम है, वो जवाब मैं आपसे लेना चाहता था, लेकिन समय कम है, तो मैं आप दोनों से आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस खास चर्चा में शामिल हुए दोनों मेहमान, आशीष तिवारी जी और राम पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जीत की हुंकार है, वो किसकी सरकार है? दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, कोई 150 पार का दावा कर रहा है तो कोई 174 पार का दावा कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या कांटे की टक्कर होगी। और जैसे पिछली बार 2018 का परिणाम था कि रात 10 बजे तक नहीं समझ में आ रहा था कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, ऐसा लग रहा था कभी कांग्रेस 1 सीट से आगे, कभी बीजेपी 1 सीट से आगे। देखना होगा इस बार 2023 में 11-12 बजे तक चीजें क्लियर हो जाएंगी या फिर शाम तक, रात तक चीजें आगे पीछे होती रहेंगी, कांटे की टक्कर होगी और किसकी सरकार होगी देखना होगा, क्योंकि हुंकार हर कोई कर रहा है अपने अपनी तरफ से। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।